हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं शरद ऋतु चर्या के बारे में। अर्थात शरद ऋतु देखा जाए तो अंतिम ऋतु है। चरक ने जिस क्रम में ऋतुओं का वर्णन किया है उस क्रम में शरद ऋतु अंतिम ऋतु मानी जाती है। तो हम लोग बात करेंगे कि शरद ऋतु में मुख्यतः कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग यहाँ पर हंसोदक का वर्णन करेंगे। हंसोदक हंसोदक का वर्णन करेंगे और साथ ही साथ बोलेंगे कि सभी दोषों की साम्यावस्था, सभी दोष साम्यावस्था में होते हैं, साम्यावस्था में होते हैं। तो प्रश्न पूछता है कि हंसोदक का वर्णन किस ऋतु में किया गया है, तो शरद ऋतु में किया गया है। और सभी दोष साम्यावस्था में किस ऋतु में होते हैं, तो शरद ऋतु में है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि सभी दोषों का प्रकोप किस ऋतु में होता है, तो साम्यावस्था तो होती है, सभी दोष साम्यावस्था में होते हैं शरद ऋतु में। लेकिन सभी दोषों का प्रकोप की बात करेंगे तो वो होता है आपका वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में सभी दोष प्रकोपित हो जाते हैं। तो आइए बात करते हैं, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर बोला गया है, चरक ने बोला है कि वर्षा काल में जिसको शीत सात्म हो गया हो, मतलब वर्षा काल में, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वर्षा काल पढ़ा था। वर्षा काल में होता क्या है कि जब टेम्परेचर थोड़ा सा बारिश लगातार होती है तो उसमें ठंड बढ़ जाती है। तो और व्यक्ति क्या होता है वर्षा काल में, ऐसे व्यक्ति जिनको शीत सात में हो गया है, उन व्यक्तियों को क्या होता है, जैसे ही वर्षा काल से हम लोग एंट्री करते हैं किसमें, शरद में एंट्री करेंगे तो वहाँ क्या होगा, टेम्परेचर पुनः बढ़ेगा, टेम्परेचर पुनः इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा कि यहाँ पर वर्षा काल में एक और चीज़ घटित हो रही थी, पित्त का संचय हो रहा था। पित्त का संचय, तो पित्त का संचय होता है वर्षा काल में। यहाँ पर शीत सात्म हो गया था। शरद ऋतु आने के बाद टेम्परेचर और बढ़ा, टेम्परेचर और बढ़ेगा तो क्या करेगा, ये पित्त का प्रकोप करेगा, पित्त का प्रकोप करेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है। शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है। जिस तरह से कफ का प्रकोप हम लोगों ने देखा था कि बसंत ऋतु में हो रहा था, उसी तरह से शरद ऋतु में जो है पित्त का प्रकोप हो रहा है। तो चरक ने क्या बोला है कि वर्षा काल में जिनको शीत सात्म हो गया है, ऐसे लोगों के अंग सहसा सूर्य की प्रखर किरणों से तप्त हो जाते हैं। मतलब वर्षा काल में देखते हैं टेम्परेचर डाउन रहता है, जैसे ही वर्षा काल से हम लोग शरद ऋतु में आते हैं तो टेम्परेचर, मतलब सूर्य थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, तो सूर्य निकलने लगता है, तो टेम्परेचर अंग प्रत्यंगों में जब धूप लगेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा कि उसका पित्त प्रकोप हो जाता है। अतः वर्षा, यही बात समझना है कि यहाँ पर पित्त का प्रकोप होता है। वर्षा ऋतु में संचित हुआ पित्त शरद ऋतु में प्रकोपित हो जाता है। तो ये बातें सिर्फ यहाँ पर बतानी है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेवनीय आहार विहार, अर्थात इस ऋतु में कौन कौन से आहार विहार का सेवन करना चाहिए। इसके बाद देख रहे होंगे कि शरद ऋतु में क्या क्या सेवन करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो चरक बोलते हैं कि अच्छी भूख लगने पर, जब भूख लगा हो तब की बात कर रहा है, अच्छी भूख लगने पर रस में मधुर अर्थात मधुर रस, गुड़ में लघु अर्थात ऐसे आहार विहार का सेवन करना चाहिए जो मधुर रस से युक्त हो और लघु गुड़ से युक्त हो। भारी गुरु नहीं होना चाहिए, लघु होना चाहिए। और शीतल, कुछ तिक्त रस एवं पित्त को शांत करने वाले अन्नपान का सेवन करना चाहिए। अन्नपान को मात्रा पूर्वक सेवन करना चाहिए। ऐसा नहीं, मात्रा का ध्यान रखना है, मात्रा पूर्वक सेवन करें। तो कहने का मतलब किस तरह क्या चीज़ें खानी है, जो चीज़ें खानी है वो भी भूख लगने पर, वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में भूख लगने पर रस में मधुर अर्थात मधुर रस से युक्त लघु अन्न द्रव्यों को और पित्त को शांत करने वाले जो द्रव्य होते हैं अन्नपान को मात्रा पूर्वक खाना चाहिए।
ये तो सामान्य ये बात गया। अब मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति मांसाहारी या नॉनवेज खाता है तो उसके लिए उन्होंने कुछ मांस की भी व्यवस्था किया है। तो मांसाहारी जो व्यक्ति होते हैं, मांसाहारी जो व्यक्ति हैं, उनके लिए कौन से मांस का प्रयोग बोला गया है? तो मांसाहारियों को बोला है लाव अर्थात बटेर, कपिंजल, कपिंजल अर्थात गौरैया, एड़ अर्थात हिरण का मांस, खरगोश इत्यादि के मांस का सेवन करना है, मांस का सेवन करना है। तो मतलब भूख लगने पर ये कर सकते हैं, लेकिन जो मांसाहारी होती है लाव अर्थात बटेर, कपिंजल अर्थात गौरैया, एड़ अर्थात हिरण का मांस और खरगोश के मांस का सेवन की बात की गई है। सामान्यतः बोला गया है सभी को चावल और जौ के गेहूं का सेवन करना चाहिए। सामान्यतः बोला गया है सभी को चावल और जौ के गेहूं, जौ और गेहूं का प्रयोग बोला गया है। तो ध्यान दीजिएगा, चावल गेहूं का प्रयोग, जौ का प्रयोग सामान्यतः बोला गया है। तो इस तरह से कुछ खाने पीने की चीज़ें बताई गई हैं। इसके बाद देखेंगे कि शरद ऋतु में क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। तो त्याज्य का मतलब क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। तो उन्होंने क्लियर कट बोला है आतप। आतप मतलब धूप का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पर बोला उन्होंने वसा। वसा अर्थात वसायुक्त चीज़ों को नहीं सेवन करना चाहिए। वसा मतलब चर्बी। उसके बाद देखेंगे तेल, तेल का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अवस्याय, अवस्याय अर्थात ओस में नहीं सोना चाहिए। और उसके बाद देखा है क्षार, क्षार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पित्त को बढ़ाएगा और बढ़ाएगा, क्योंकि पित्त का प्रकोप तो ऑलरेडी है। उसके बाद देखेंगे दिवा स्वप्न, दिवा स्वप्न दिन में नहीं सोना चाहिए। और प्रागवात, प्रागवात अर्थात पूर्वी वायु, पूर्वी हवा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि नहीं करना चाहिए, इस तरह की बातें बताई गई है।